हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल हैं? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो? एकदम बढ़िया। चलो, बिल्कुल आ गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए। बहुत ही लंबा सफर करके जो है 3 दिन बाद, पिछले 3 दिनों में लगभग 3500 की यात्रा की है। और आपके सामने है, कल रात को 1 बजे इंदौर पहुंचे हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। चलो, सही है, बढ़िया है। यहीं से स्टार्ट करना था ना? क्वेश्चन नंबर जो अभी आपको दिख रहा है, इसी से स्टार्ट करना था। हम्म। 24 वाला नहीं हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था? करवाया तो था, मुझे ऐसा याद है। 1 मिनट रुको। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 25 रह गया ना? हम्म। रुको, 25 ऐड कर लेते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 में ऐड कर रहा हूं। अभी दिखने लगेगा आपको, रुकिए जरा। रुको, 1 मिनट में इसको चेंज करता हूं। हाँ, ठीक है। 25वां क्वेश्चन बस आपको दिखेगा अभी। बिल्कुल। कहाँ गए थे? हम गए थे बेंगलोर। क्यों गए थे वो आपको कुछ दिन बाद बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है। इंदौर टू बेंगलोर। ओके। और इसके बाद कल हम गए थे हरदा। हरदा के पास में एक और छोटा सा कस्बा या गांव आप बोल लो। गनगौर आप समझते होंगे ना? मध्य प्रदेश के सभी बच्चे तो गनगौर समझते होंगे। तो कल गनगौर का अंतिम दिन था, जिसको विसर्जन बोलते हैं। तो कल हम वहां थे। ठीक है, हमारी फैमिली में ही मतलब प्रोग्राम था, तो बाकी दिन तो जा नहीं पाए, लेकिन कल अंतिम दिन पहुंच गए थे हम। तो कल गनगौर के विसर्जन का आनंद लिया। तो इंदौर टू बेंगलोर और बेंगलोर टू इंदौर और इंदौर टू हरदा, ऐसा चला। ठीक है, मैथ्स की बुक बस। बिल्कुल, मैथ्स की बुक पे देखो, आप समझ लो कितना काम चल रहा है। आपने शायद इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा कि मैथ्स की बुक का काम किस ऊंचाइयों पर चल रहा है। इस महीने बहुत सारे आपको सरप्राइज मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन समय आने दो, बताएंगे। कुछ बड़ा होने वाला है। हम्म। फ्लाइट से, बिल्कुल। अच्छा दशरथ। ठीक है। कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा था वो वीडियो? एरोप्लेन में मैथ्स की बुक पे काम चल रहा था, ऑन 35,000 हाइट, फीट की ऊंचाई पर काम चल रहा था। बेंगलोर मैथ्स की बुक के काम के लिए नहीं गए थे, बेंगलोर दूसरे काम के लिए गए थे। वही तो सरप्राइज है। बताएंगे बताएंगे, थोड़ी सी जिज्ञासाएं बनाए रखो। आप ही के लिए कुछ और अच्छा कर रहे हैं, बताएंगे समय आने पे। इस महीने सब पता चल जाएगा।
फिल्म नहीं बन रही है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। देख लिया था। अच्छा जी। फ्लाइट में जाने के लिए क्या प्रोसेस होती है? देखो अभी जो हम गए थे तो हमने ना कुछ वीडियोस ब्लॉग्स भी बनाने की कोशिश करी है। तो आपको ब्लॉग्स शायद हो सकता है इंदौर टू बेंगलोर और बेंगलोर टू इंदौर का आपको ब्लॉग मिले। ओके। कमेंट बंद कर रहे हैं क्या? नहीं भैया। हाँ, इस महीने बहुत सारे सरप्राइज रहेंगे, उनके छोटे छोटे ट्रेलर्स आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाना, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से सर्च कर लेना, है ना। तो वहां सब लोग आज ही जुड़ जाना। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आज मैं गनगौर की फोटो जो है वो शेयर करूंगा। हम्म। चलो, करें अब स्टार्ट, फुल स्क्रीन करिए और शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ी सी इसकी बात कर लें। इस वाले टाइप के मैंने दो क्वेश्चंस आपको करवाए थे, है ना, आपको याद होगा। दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, लेकिन वो दोनों आसान थे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, है ना। लेकिन एक कंडीशन बच गई थी, तो वो हम यहां देखेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं आया क्या अपना? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आया क्या? रुको, क्वेश्चन नंबर 25 आने दो। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए थे जिनकी सिंपल सी कंडीशंस आपको बताई थी कि या तो दोनों पास होंगे या दोनों फेल होंगे, और उसमें से कॉमन वाले को हम घटाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसने पुरानी क्लास नहीं देखी, तो पहले पुराना कवर करना, मतलब पुरानी क्लास देखना, तो ही ये टाइप समझ में आएगा। और नहीं तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत है भाई इसको? हम्म। एक सेकेंड रुको जरा। क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 25 क्यों नहीं दिख रहा है? ओके। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 25 दिख जाएगा अभी। हम्म। ठीक है, पुराना कवर कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फेस चेंज लग रहा है थोड़ा, बिल्कुल बहुत ज्यादा थकान है, 3 दिन आपको क्या बताएं, है ना। 3 दिन ये आलम था कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट होती थी, 3 बजे उठना होता था, और लगभग 11 बजे हम सोते थे। तो 11 बजे सोए, 3 बजे उठे, 6 बजे फ्लाइट ली। ऐसा अभी पिछले 3 दिन का मेरा शेड्यूल रहा है, बहुत खतरनाक रहा है। शरीर एकदम जो है ऐसा हो गया है अभी। लेकिन आज मतलब पढ़ाने का बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, लेकिन छुट्टियां हो गई हैं तो पढ़ाना भी जरूरी है। लेकिन आज हिम्मत जो है काफी कम है, ताकत काफी कम है। चलो देखें इधर आप। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र बोल सकते हैं? हमने लास्ट वाले टाइप में यह सीखा था कि या तो तीनों पास होने वाला डेटा होता था या तीनों फेल होने वाला डेटा होता था। थोड़ा समझना, फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट्स बंद कर दो और पूरा ध्यान आप पढ़ने पे लगाओ। अब कोई बातचीत नहीं होगी, है ना। अच्छे से जब मैं बोलूं तो सुन लिया करो मेरी बात। 70% बच्चे अंग्रेजी में, है ना, और 65% बच्चे हिंदी में। 65% बच्चे हिंदी में, हिंदी बोल सकते हैं। ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, है ना, और ये हिंदी बोलने वाले हैं। तो ये तो बोलने वालों का डेटा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 27% जो बच्चे हैं, ये कोई भी भाषा नहीं बोलते। मतलब ना ये इंग्लिश बोलते हैं, ना ये हिंदी बोलते हैं, और बस यही सिस्टम गलत है।
ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि पूरा डेटा सेम होना चाहिए। सारा डेटा आपका सेम होना चाहिए भाई। या तो सारे बोलने वाले हो तो ये भी बोलने वाले हो तो ये भी बोलने वाले होने चाहिए, या सब कुछ नहीं बोलने वाले हो। जैसे आपने ध्यान दिया होगा पिछले हमने जो 2 सवाल किए थे उसमें या तो तीनों का डेटा पास वालों का था या तीनों का असफल फेल होने वालों का था। लेकिन ये बोलने वाले हैं, ये बोलने वाले, लेकिन ये नहीं बोलने वाले, ये चीज गलत है ना। मेन चीज ये ध्यान रखो कि तीनों का डेटा सेम होना चाहिए, तीनों बातें सेम होनी चाहिए। और अगर सेम नहीं दिया है तो आप सेम कर सकते हो, क्या दिक्कत है, उसको हम सेम कर लेंगे। तो कैसे सेम करेंगे उस बात को समझना। देखो, 70% अंग्रेजी बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं। तो मुझे बताइए, ये नहीं बोलने वालों को हम बोलने वालों में कन्वर्ट करेंगे तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 27% कुछ नहीं बोलते तो 100 में से 27 घटा दो, है ना। तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 63% बचेगा। ठीक है भाई, 27% कुछ भी नहीं बोलते तो आप इस 27 को हटाओ, मतलब 63% वो लोग हैं जो या तो इंग्लिश या हिंदी या कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, है ना। हमें तीनों को सेम बनाना है भाई। ये बोलने वाले हैं, ये बोलने वाले हैं, तो ये भी क्या होने चाहिए, बोलने वाले होने चाहिए। बात आप समझ रहे होंगे शायद कि मैं क्या बोलना आपको चाह रहा हूं, है ना। तो 27% कुछ नहीं बोलते, कुछ बोलते ही नहीं, तो इसका मतलब 100 में से 27 गया तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 63, है ना। ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। चलो अच्छी बात। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा, है ना। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, इनको अगर आपने जोड़ दिया तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहां तक ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। 100 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे सॉरी, ये हो जाएगा आपका 27 और 30 मतलब 73 आएगा ना, सॉरी 73 आएगा, 63 नहीं 73 आएगा। ठीक है चलो, 73 आ गया, इनको जोड़ो, 73 को घटाओ तो 70 में 65 जुड़ेगा तो ये 135 आ जाएगा। और 135 में से आप 73 को माइनस कर दोगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 13 में से 7 जाएगा तो 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 62%। अब ये 62% क्या है, देखो, क्योंकि ये सब बोलने वाले हैं तो 62% लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब आपसे बोला है कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, अच्छा यही पूछा है, तो यही आपका आंसर आएगा, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इनमें जो है कॉमन वाला सिस्टम होता है। ये 73% दोनों के अंदर शामिल है, तो इनको टोटल जोड़ के 73 हटा दो तो एक्चुअल में दोनों भाषाएं बोलने वाले जो हैं वो कितने होंगे, 62% होंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताइए, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। और ये सब मेहनत हमने सिर्फ इसलिए करी है ताकि पूरा डेटा सेम हो जाए, सब कुछ समान बन जाए, एक जैसे बन जाए। हां, आप चाहें तो इनको भी बदल सकते थे। 100 में से 70 गया 30, 100 में से 65 गया 35, इनको जोड़ के इसको घटाते तो फिर वो नहीं बोलने वाले का आंसर आता, फिर 100 में से उसको घटाते तो बोलने वाले का आता। ऐसे भी आप कर सकते हो। हम्म, ठीक, क्लियर है। हाँ, बस तीनों को सेम बनाना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये बोलने वाले थे, ये बोलने वाले थे, इनको भी बोलने वाला बनाना है। तो 100 में से आप जो भी घटाओगे वो बदल जाएगा। 100 में से 27 गया, 73% लोग बोलने वाले हैं, इनको जोड़ा, इसको घटाया, 135 में से 73 गया, 62% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। चलो, एक आपको और अगला सवाल करवाते हैं। यार ये क्या हो रहा है इसको, एक मिनट रुको, पीपीटी में कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड रुकिए ना।
अभी 26 आ जाएगा, उसको देख लेंगे। ठीक है। हम्म। सर्कल से नहीं करेंगे, उससे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चल पढ़ें इसको। ये एक बहुत अच्छा, मतलब सीजीएल मेंस लेवल का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। दिखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत बड़ा, बहुत कठिन लगेगा, लेकिन एक बार जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा सर ये इतना आसान हो सकता है, हमने सोचा नहीं था, है ना। तो आप बस इसको पढ़िए और फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको आसान बना के आपको अभी के अभी दूंगा। पढ़ो अच्छे से इसको 2 बार। और मैं फिर बोल रहा हूं, कमेंट्स करना बंद कर दो, फुल स्क्रीन पे पढ़ो। नहीं मानोगे, मैं कमेंट्स पूरी क्लास का बंद कर दूंगा। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, ये सब छोड़ो मोहमाया, है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ कर पाओगे, ये कमेंट बाजी से कुछ नहीं मिलेगा। लोग सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, तुम यही करते रहना। हम्म। पढ़ो अच्छे से, जल्दी 2 बार। हाँ, पढ़ लिया। चलो देखो, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 40% छात्र हिंदी में पास हुए। देखो समझते चलना, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, तो 50%, है ना। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो 55%। फिर हिंदी में कितने बच्चे पास हुए, तो 40%। इनका काम खत्म, आगे बढ़ो। 15% बच्चे मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कितने पास हुए, तो 15%, है ना। फिर इसके बाद इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हुए, तो 20%। फिर इसके बाद और मैथ्स हिंदी और मैथ्स में कितने पास हुए, तो 25%। और तीनों में, मैथ्स में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों में कितने पास हुए, तो 10%। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है और आपसे बोला है कि बताओ तीनों में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए। अब गजब का सवाल है, लेकिन इसकी जो मेथड है, हम इससे इसको बहुत ज्यादा आसान बना लेंगे। तो पहले तो मैं 3 यहां पे वेन डायग्राम्स, 3 सर्कल बनाता हूं, इनको जरा ध्यान से देखना। ये हो गया आपका पहला सर्कल। ठीक है, फिर चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे मैथ्स, जिसमें कुल 50% बच्चे होने चाहिए। इसको नाम देंगे इंग्लिश, जिसमें कुल 55% बच्चे होने चाहिए। इसको नाम देंगे हम हिंदी, जिसमें कुल 40% बच्चे होने चाहिए। देखो इसके पहले हमने जो भी सवाल करे, उन सब में 2 विषय थे, 2 ही विषयों का खेल था। इसमें 3-3 विषय हैं। ठीक है, और 3 विषयों का खेल अब आप यहां पे अच्छे से समझना कि ये कैसे वर्क करेगा। मैथ्स में 50% बच्चे पास हुए, इंग्लिश में 55% बच्चे पास हुए, हिंदी में 40% बच्चे पास हुए। तो ये कैसे काम करेगा समझना। देखो आपको पता है कि हम इसमें हमेशा वो डेटा देखते हैं जो सब में कॉमन होता है, जो सभी में कॉमन है। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहां पे मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में कॉमन कितना है। सब में कॉमन है 10। देखो ये मैथ्स हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। तीनों में कॉमन कितना है, तीनों में कॉमन 10 है, तो ये 10 तीनों में कॉमन निकल गया। ठीक है, ये 10 क्या है, तीनों में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैथ्स और इंग्लिश में 15% कॉमन है। ये हो गया मैथ्स, ये हो गया इंग्लिश, और इनका कॉमन क्षेत्र ये वाला कहलाएगा, है ना। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये मैथ्स में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है ना। तो आप क्या कहोगे
कि मैथ्स और इंग्लिश में अगर 15% कॉमन है लेकिन 10 तो पहले से आ गया, तो 15 में से 10 गया, मतलब यहां पे बचेगा 5, है ना। इंग्लिश और हिंदी में 20 कॉमन है लेकिन 20 में से 10 पहले ही आ गया, तो 20 में से ये 10 गया, तो यहां कितना बचेगा 10। फिर हिंदी और मैथ्स में 25 कॉमन है, 25 में से 10 पहले से आ गया, तो यहां कितना बचेगा 15। कितना बचेगा 15। समझ में आया। ये जो 10 है ना, ये सबके अंदर पहले से काउंट है। अगर आपने पहला प्रश्न समझा होगा तो आपको बेसिक याद होगा कि हां सर ये ऐसे ही होता है ना। 15% के अंदर 10 पहले से है तो बचा 5, मैथ्स और इंग्लिश। 20% के अंदर 10 पहले से है तो 20 में से 10 गया, बचा 10। 25 के अंदर 10 पहले से है तो बचा कितना 15। तो ये वाला है मैथ्स प्लस इंग्लिश, ये वाला है इंग्लिश प्लस हिंदी, और ये वाला है मैथ्स प्लस हिंदी। ये हो गया। अब आखिरी बात सुनना, मैथ्स में कुल होना चाहिए 50। भैया पूरा जो मैथ्स है उसके अंदर 50 होना चाहिए। तो 50 में से देखो मैथ्स के अंदर कौन कौन आ चुका है, 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30। 30 इसमें से पहले आ चुका है, मतलब यहां पे कितना आएगा 20। देखो मैथ्स का टोटल 50 हो रहा है, 20 30 45 और 5 50। सही है, आगे बढ़ो। इंग्लिश का टोटल 55 होना चाहिए, इंग्लिश में टोटल 55 आना चाहिए। 55 में से 10 और 10 20 और 5 25 आ गया, तो बच कितना गया 30, वो यहां आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हिंदी के अंदर टोटल आना चाहिए 40। 40 में से 10 और 10 20 और ये हो गया आपका 35, तो 35 गया तो कितना बच जाएगा 5, तो 5 यहां आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया सब विषयों के बारे में कि कहां पे कौन कितना पास है कितना फेल है ना। अब आखिरी काम आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ो, 20 सब जो दिख रहा है ना सबको जोड़ो। 20 30 40, 40 और 3 70, 70 और 10 हो गया 80, 80 और 15 हो गया 95। तो देखो हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। इन सबको जोड़ने पे आ रहा है 95, और ये सब पास होने वाले बच्चे हैं, मतलब 95% बच्चे पास हुए हैं। 100 में से 95 गया, मतलब यहां पे 5% बच्चे फेल हैं। 5 आपका आंसर आ जाएगा। 5 इज द आंसर। आया समझ में। इजी था। देखो सिंपल, जो तीनों में कॉमन है बीच में रखा। 15 में से 10 गया 5, 20 में से 10 गया 10, और 25 में से 10 गया 15। पूरे का योग 50 होना चाहिए। 50 में से ये तीनों घटाए 20 बचा। 55 होना चाहिए, 50 में से 3 घटाए 30 बचा। इनका टोटल 40 होना चाहिए, 40 में से 3 घटाए 5 बचा। सबको जोड़ दिया तो 95 आया। 95% बच्चे पास हैं, तो 5% बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे। तो ये वाला सवाल आपको 3 वेन डायग्राम से ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार आप खुद से रिवीजन करोगे, 10 सेकंड नहीं लगेंगे इस सवाल को करने में। बस टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। शुरुआत हमेशा आखिरी से करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। ऊपर से नहीं, नीचे से करते करते ऊपर जाओगे। 10 सेकंड का नहीं है, एकदम फुटबॉल हो जाएगा आपके लिए ये। आया मजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं, जिस कंसेप्ट का नाम है वृद्धि और कमी। वृद्धि और कमी से जुड़े हुए आपको कुछ प्रश्न कराते हैं। वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीज, कमी को बोलते हैं डिक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज से जुड़े हुए प्रश्न हम लोग करेंगे। सुनिएगा बहुत अच्छे से कैसे ये चीज काम करती है। आपने ऐसे प्रश्न खूब पढ़े होंगे कि कोई संख्या पहले 10%, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर उस संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह आपसे पूछा गया है ना। तो टेक्निक क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। इसको करने के कई तरीके, कई अप्रोच हो सकती है। बेस्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। देखो पहला तरीका तो यह होता है कि हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100 होती है। किसी संख्या को 10% बढ़ाना, मतलब वो हो जाएगी 110/100।
फिर 20% बढ़ाना 120/100, 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 और 11 का गुणा करा तो 132 आया, है ना। 132% आपकी संख्या हो गई, लेकिन आपकी संख्या तो 100 थी, यानी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। तो ये गलती मत करना कि इन दोनों को जोड़ दो कि सर टोटल 30 आएगा। 30 आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। एक तरीका ये हो गया, लेकिन इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं समझता हूं रेशो है, अनुपात से आप इसको करेंगे, काफी जल्दी ये सॉल्व होगा। कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। देखो, एक आपके पास है 10%, एक आपके पास है 20%। 10% का भिन्न में मान होता है 1/10 और 20% का भिन्न में मान होता है 1/20, है ना। और मैंने आपको शायद क्लास की शुरुआत में बताया भी था कि अगर वृद्धि है तो ये जुड़ेगा और अगर कमी है तो घटेगा, लेकिन फिलहाल दोनों वृद्धि है तो दोनों को हम प्लस करेंगे। अब इनका अनुपात बनाएंगे कि हमारी संख्या पहले क्या थी और हमारी संख्या अब क्या है, इसका हम रेशो बनाएंगे। और याद रखना, जैसे यहां 1/10 लिखा है ना, तो नीचे जो होता है इसको हम संख्या मानते हैं और ऊपर जो होता है उसको वृद्धि या कमी, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है वो हम मानेंगे। वृद्धि होगी तो प्लस, डिक्रीज होगा तो अपना कमी। अच्छा यहां गलत लिख दिया क्या, सॉरी, 20% मतलब 1/5। थकान का असर है यार, है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है ज्यादा। चलो 10% यानी 1/10, 20% यानी 1/5। तो देखो दोनों वृद्धि है, तो आपकी संख्या पहले 10 थी, वृद्धि हो गई, एक जुड़ के 11 बन गई। आपकी संख्या 5 थी, एक जुड़ के क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी। तो 5 देखो, एक बढ़ के 11, एक बढ़ के 6, तो ये हो गया। फिर आप क्या करते हो? इनका गुणा करते हो। इनका गुणा करोगे तो 50 आएगा, इनका गुणा करोगे तो 66 आएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको और शॉर्ट कर लो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपकी संख्या पहले 50 थी जो अब 66 हो गई है, तो 50 से 66 हो गई, यानी 16 की वृद्धि हो गई। किस पर वृद्धि हुई? 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 16 की वृद्धि हुई 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 50 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 16 का दुगना, तो हम कहेंगे 32। गुना, तो हम कहेंगे 32% की क्या हो गई भाई? 32% की वृद्धि, 32% इंक्रीज। ये आपका आंसर आएगा। ये अभी आपको लगेगा कि सर ये भी बहुत टफ है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी है। अभी आप टफ इजी पे मत जाओ, बात मानो, इससे आप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है। 10 पर 1 की वृद्धि 10 से 11, 5 पर 1 की वृद्धि 5 से 6, और इनका हम गुणा करते जाते हैं, है ना। ऐसे करोगे तब भी आप गुणा करते हो, ऐसे करोगे तब भी आप गुणा करोगे, बात वही है ना। तो आपकी संख्या 50 से 66 हो गई, दोनों में अंतर 16 का है, 16 की वृद्धि 50 पर गुणा 100। एक और क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपको बोला गया कि किसी संख्या में 10% की कमी की गई, फिर 12.5% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, है ना। किसी संख्या को, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सुनना ध्यान से, किसी संख्या को पहले 10% कम किया, फिर 12.5% बढ़ाया, फिर 20% कम किया। तो मुझे बताओ 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, है ना। तो एक तरफ हम लिखेंगे कि पहले क्या हमारे पास है, और फिर लिखेंगे कि अब हमारे पास क्या है ना। तो देखो कमी हुई, 10 में से 1 की कमी होगी तो 10 से बन जाएगा 9। वृद्धि हुई तो 8 से 1 बढ़ के हो गया 9,
फिर कमी हुई, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया। और कितने भी आ जाए आपको हमेशा गुणा ही करना है ना। 10 में 1 की कमी 9, 8 में 1 की वृद्धि 9, 5 में 1 की वृद्धि कमी 5 से हो गया 4। ठीक है, अब आप इनका गुणा कर लो, तो 8 इंटू 5 40, 40 और 10, ये बन गया टोटल आपका 400। इनका गुणा कर लो 81, 81, 81 का 4 से गुणा करोगे तो 324 आ जाएगा। अब देखो आपकी संख्या पहले 400 थी, अब 324 हो गई, तो कमी हो गई है ना। 400 से 324 हो गई, यानी आपकी संख्या 66 की कमी आ गई क्या? ठीक है, 66 नहीं सॉरी 76 की कमी आ गई क्या? आपकी संख्या में 76 की कमी आ गई। 400 से 324 हो गया, तो 76 की कमी आ गई, किस पे आई? 400 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से कैंसिल करोगे, 19% की कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर है, 19% की कमी। अब समझ में आया? हाँ। तो ये वाला सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस को करने का। हाँ ठीक है। हाँ देखो, इनमें हम आपस में काटापीटी कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं। एक 10 से 9 हुआ, दूसरा 8 से 9 हुआ, तीसरा 5 से 4 हुआ। आप इधर की संख्या से इधर काट सकते हो, जैसे ऐसे मत कर देना कि 9 से 9, 4 से ये कैंसिल हो सकता है 2 बार, लेकिन अब 2 से इधर कटने वाला कुछ नहीं है, तो 10 का दुगना 20, 20 का 5 गुना 100, ये 100 हो गया। और 9 और 9 कितना हो गया? 81 हो गया। कितने की कमी आई? 19 की। किस पर आई? 100 पर। गुणा कितने का? 100 का। तो आंसर कितना आएगा? 19% की कमी। ऐसे भी कर सकते हो। अगर संख्याएं इधर से इधर कट रही है तो आप काट सकते हो, जैसे पिछले सवाल में आप यहां पे क्या कर सकते थे कि 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, इनको यहां पे आप कैंसिल कर सकते थे। करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, आंसर सेम आएगा। नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू रखेंगे? पहले वाली, है ना। इधर जो वैल्यू होती है ना, हमेशा वो नीचे आएगी, क्योंकि आप वृद्धि होगी तो भी इसी पे, कमी होगी तो भी इस पे, तो हमेशा ये जो वैल्यू होती है ना, ये अपना बेस होता है, इसको हमेशा आप नीचे रखोगे। हाँ, एक्स प्लस वाई अपॉन 100 से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें कैसे लगाओगे? या भिन्न में प्रतिशत आ गया तो कैसे करोगे? ठीक है, ओके। चलो, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। इसको देखिए, 1/8 कहां से आया? उसके लिए आप क्लास नंबर 1 देखिए, परसेंट की। देखिए 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और वृद्धि है यानी प्लस होगा। ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। 16.66 का मतलब 1/6 और वो भी वृद्धि है, मतलब ये भी प्लस होगा। तो आपकी संख्या 4 थी, वृद्धि होगी तो 4 से बन जाएगी 5, फिर 6 पर 1 बढ़ जाएगी, तो अगर संख्या 6 थी तो 1 बढ़ के क्या हो जाएगी? 7। इनका गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 24। इनका गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 35। ठीक है, तो आपकी संख्या 24 से 35, कुछ कट रहा नहीं है, छोड़ दो। 24 से 35 से मतलब 11 का अंतर है, नीचे रखेंगे 24, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, है ना। अब इसको हल करेंगे। अच्छा, ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि आंसर दशमलव या डेसिमल में ही आएगा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहां सोचने वाली बात है कि इसको हल कैसे करें भाई। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, समझना। अगर थोड़ी देर के लिए इस 24 को मैं 25 मान लूं, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, मतलब लगभग मानकर प्रश्न को हल करना, है ना। अगर 24 को थोड़ी देर के लिए 25 मान ले, तो 25 से कैंसिल होता 4 बार, 11 इंटू 4 44, मतलब आंसर 44 के बेहद करीब आएगा। ठीक है, और 44 के करीब कौन है? 45.8। तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आंसर यही आएगा।
क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। बाकी आप पूरी काटापीटी करके भी आंसर ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप 24 से 25 रखोगे, नीचे संख्या बड़ी रखोगे तो आंसर छोटा आएगा। मतलब 25 रखने पे अगर 44 आ रहा है तो 24 रखने पे तो 44 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। तो 44 से ज्यादा क्या है? 45.8। ऐसे कर लो, नहीं तो पूरा पूरा काटापीटी कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। अगला, हाँ अप्रोक्स में आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हो, एक आध नंबर आगे बढ़ा दो, कम कर दो, चलता है। हाँ, देखिए 12.5% की वृद्धि, 12.5% का मतलब 1/8, और वृद्धि मतलब क्या होगा? प्लस। 33 1/3 की कमी मतलब 1/3, और कमी को हम क्या बोलते हैं? माइनस। आपकी संख्या 8 थी, 8 से क्या बन गई? 9। 8 में एक जुड़ गया, 3 से एक कम हो जाएगी, तो देखो 3 में से एक कम हो जाएगी तो 3 से क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। आ रही बात समझ में? अब यहां देखो हम काटापीटी कर सकते हैं, समझ गए ना? इतना 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो कुछ नहीं बचा है, बस 4 और 3 बचा है। 4 से संख्या 3 आ गई, तो ये तो कम हुआ ना, एक की कमी हुई, नीचे हमेशा पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी संख्या 25% कम हो गई। 25% इज द आंसर, बी। अब बोलो। हम्म, नीचे की संख्या छोटी होने पे वैल्यू बढ़ती है, नीचे की संख्या बड़ी होने पे वैल्यू कम होती है। समझे? इसको देखिए, किसी संख्या को 25% घटाया, 25% का मतलब 1/4, और घटाया मतलब माइनस। 20% बढ़ाया, 20% यानी 1/5, और बढ़ाया मतलब प्लस। तो 4 से एक कम हो जाएगा तो 3, और 5 में एक जुड़ जाएगा तो 6, है ना? तो ये आपका क्या बन जाएगा? 20, और ये आपका क्या बन जाएगा? 18। ये कैंसिल हो सकते थे, अगर आप चाहते तो इन्हें कैंसिल कर सकते थे। 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 3 बार, तो 5 का दुगना 10, और 3 का 3 गुना 9। तो ये आपका बन जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आएगा 10% की कमी, 10% डिक्रीज। यार 10 से 9, कोई कोई बोलता है कैसे पता चल जाएगा कमी? थोड़ा सा हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना। 10 से संख्या 9 हो रही तो कमी तो होगा। अरे 10 थी, संख्या 9 हो गई, कम हो गया। 10 से 11 हो जाता, बढ़ जाती, तो 10% डिक्रीज, 10% की कमी। क्लियर? ऑल डन? चलो नेक्स्ट देखें, इसको देखिए। ओके,
देखो 20% बढ़ाया, 20% घटाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। बढ़ाया है मतलब हम इसको प्लस करेंगे, कम किया है मतलब इसको हम माइनस करेंगे, है ना। तो आपका नंबर एक बार 5 से 1 होकर 6 हो जाएगा, एक बार 5 से 1 होकर 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 24। आपकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 4% डिक्रीज, कमी, है ना। क्योंकि आपका नंबर 25 था, 24 हो गया, कम हो जाएगा। आपको यहां में एक और स्पेशल केस, या आप बोल सकते हो इसकी एक ट्रिक होती है जो मैं बताना चाहूंगा। अगर कभी भी परसेंटेज समान है, प्रतिशत सेम है, और एक बार आपसे बोल रहे हैं कि वृद्धि हो रही है और एक बार आपसे बोल रहे हैं कि कमी हो रही है, मतलब एक बार वृद्धि है एक बार कमी है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा कमी में, डिक्रीज में आता है, यह ध्यान रखना। और इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है आर का स्क्वायर अपॉन 100, आर का वर्ग बटे 100। अगर परसेंटेज सेम है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा कमी में आता है, डिक्रीज में आएगा। तो आर का वर्ग बटे 100 मतलब रेट, तो रेट कितना दिया था 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका कितना 400 बटे 100, और 400 बटे 100 मतलब क्या आ जाएगा 4% की कमी, 4% डिक्रीज, ये आपका आंसर आएगा, है ना। तो आप ये दोनों तरीके लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? ओके। हाँ, पहले कमी बाद वाला वृद्धि हो, पहले वृद्धि बाद वाला कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बात है। ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम यही रुकेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप करने का खुद से कोशिश करिए, बन जाए तो बताना मुझे, नहीं तो कल हम इसके आगे से बढ़ेंगे। ओके। हम्म। चलो सही है। ओके, तो आज यहीं रुके। उम्मीद है फंडे आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी कल आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टाटा, बाय बाय। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? चलिए जी, सभी का स्वागत है। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। सब लोग एकदम मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, ठीक है। चलो भाई, तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ें जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, फिर इसको करते हैं। अच्छा जी, जय माता दी, एकदम बढ़िया है हम, आप बताओ। हम्म। चलिए सही है। देखिए, एक संपत्ति का मूल्य हर साल 10% कम हो जाता है। अगर वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 साल पहले मूल्य क्या था? कल हमने कमी, वृद्धि, इंक्रीज, डिक्रीज से जुड़े हुए प्रश्न किए थे, है ना। अगर कोई कल की क्लास में नहीं था तो उसे दिक्कत आएगी, पुराना आप एक बार देखिए। विनर्स ऐप लैपटॉप में नहीं चलता क्या? आपके लिए एक खुशखबरी है कि इस मंथ जो है, मैं आपको छोटा सा एक राज तो ओपन कर ही देता हूं,
कि अब आप ऐप को लैपटॉप पर भी चला पाएंगे और ये सुविधा इस महीने के अंत तक आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स आ रहे हैं कि आप बोलोगे सर बस यही और चाहिए था, है ना। तो आप इस महीने के अंत तक लैपटॉप पर भी चला पाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ और जो चीजें हैं वो बताऊंगा मैं, अभी ज्यादा राज नहीं खोलते हैं, सुनते रहो अभी तो आप बस, है ना। 10% की कमी, तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है कि 10 से 1 की कमी हो गई 9, और 10 पर 1 की कमी हो गई 9। 2 साल है तो हम उसको 2 बार लिख देंगे, है ना। तो अगर पहले उसका मूल्य पहले उसका मूल्य 100 था, तो आज उसका मूल्य कितना हो गया, उसका मूल्य 81 हो गया। देखो मूल्य ह्रास या डेप्रीशिएशन, वैल्यू कम होते जाना, ये जो चीजें हैं ये यहां पे बात चल रही है ना। तो अगर वर्तमान में मूल्य 8100 है, अगर आज मूल्य 8100 है तो वो 81 की इक्वल में होगा। तो 2 साल पहले उसका मूल्य क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। सिंपल तरीके से ए आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। डेटा भी कम, आपका बहुत कम लगने वाला है, आपको बताएंगे, अभी रुको जरा। सब आपकी जो जो समस्या है ना वो हमें पता है, ठीक है। चिंता मत करो, आने दो, सब चीजें बताएंगे। आप बोलोगे सर बस यही हमें चाहिए था, यही आप बोलोगे। हाँ, अंशु नहीं है आपको जरूरत ये वाली क्लास की फिर। राहुल कुमार मिल जाएगी भाई, देखो अच्छे से। पीडीएफ भी रोज डल रही है, सब प्रॉपर चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, समझ गए। 81, ये देखो ये 2 साल पहले का मूल्य है, ये आज का है। आज 8100 है तो आज का भाग देंगे, 2 साल पहले का गुणा करेंगे, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़े इस वाले सवाल को अच्छे से। हम्म। ओके। अरविंद बोल रहे हैं कुछ नहीं चाहिए सर, इतना ही काफी है। बुक भी आने वाली है, अपनी बुक भी आ जाएगी। हाँ, अमर बोल रहे हैं सर आप डेटा भी देना, ठीक है, तुम्हारा रिचार्ज करवा देंगे हर महीने का, ठीक है। हम्म। देखो चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5। तो खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। भाई आप ऐसे समझो कि एक होता है मूल्य, और मूल्य में अगर खपत का गुणा कर दें तो उससे हमें प्राप्त होता है उनका खर्च। ध्यान से सुनना, मूल्य मतलब प्राइस, खपत मतलब कंजप्शन, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। खपत मतलब उपयोग, उपभोग, कितना आप खा रहे हो, कितना आप उसका कंजप्शन कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो वो। तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, यानी मूल्य 5 था तो 5 पर 1 यूनिट बढ़ के उसका मूल्य क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो एक हमारी आदत होती है जनरली, मिडिल क्लास जो हम लोग होते हैं, कि अगर कोई चीज महंगी हो गई तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको कम खरीदते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल का भाव कुछ भी हो जाए, हम इंडियंस की आदत है, अधिकतर लोगों की, कि पेट्रोल जब 50 रुपए लीटर था तब भी वो 100 का ही पेट्रोल डलाते थे। आज पेट्रोल 117 हो गया हो तब भी वो पेट्रोल पंप पे जाएंगे और 100 का ही पेट्रोल डलाएंगे। मतलब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाव क्या है, हमें फर्क पड़ता है कि भैया हमारा बजट तो 100 का है, हमारा तो 200 का बजट है, इतना डाल दो, यही होता है। तो प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन हम अपनी खपत को फिर वहां पे कम कर लेते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं, और चीजें वही की वही रहती है, हमारा खर्चा वही रहता है। तो अगर मूल्य 5 से 6 हो गया तो खपत को 6 से 5 करना पड़ेगा, अनुपात को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, उसका कारण मैं बता रहा हूं। ये 6 से आपका 5 हो जाएगा,
इनका गुणा करोगे तो 30 बनेगा, इनका गुणा करोगे तो 30 बनेगा। देखो खर्च अपरिवर्तित है, पहले भी खर्चा 30 का होता था, अभी भी खर्चा 30 का हो रहा है। आ रही बात समझ में? अगर मूल्य 5 से 6 हो गया तो खपत को हम उल्टा करेंगे, खपत को हम 6 से 5 करेंगे, ताकि खर्चा पहले भी वही रहे और बाद में भी खर्चा वही रहे। तो अगर आपको दोनों स्थितियों में खर्चे को समान रखना है तो अनुपात को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में 6 का गुणा हो या 6 में 5 का, आंसर एक ही आएगा। समझ गए? तो आपकी खपत पहले 6 रही होगी, अब खपत 5 हो गई, तो आपकी खपत 6 से 5 हो गई, एक की कमी आई, किस पर? 6 पर, गुणा 100। और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3, 16 2/3%। आया समझ में? ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टाइम, ये तो मैंने समझाया कि होता क्या है, नेक्स्ट टाइम इतना भी मत करना, कुछ नहीं करना। अगली बार क्या करना कि प्राइस हो गया 5 से 6, है ना भाई, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो चीनी का मूल्य अगर पहले 5 था तो अब 6 हो गया। तो आप बोलोगे नहीं, हम तो 6 की जगह 5 ही देंगे। 6 को 5 ही दोगे तो एक की कमी कर रहे हो आप 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 16 2/3%, खपत में कमी हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, 16 2/3, 16 सही 2/3, है ना। मूल्य 5 से 6 तो खपत 6 से 5, उल्टा। तो 6 से 5, एक की कमी 6 पर, गुणा 100, 16 सही 2/3%, आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला एकदम सेम लॉजिक है, खुद से करिए। देखो 14 2/7% का मतलब 1/7, 1/7 का मतलब कि अगर 7 था, अगर खर्चा 7 था तो 8 होता था। अब आप 8 को 7 पे ला रहे हो, 8 को अगर 7 पे लाओगे तो एक की कमी 8 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। और इन्होंने 12.5% को क्या लिख दिया पता है? 12 दूनी 24 और 1, 25/2 लिख दिया, थोड़ा सा घुमाने के लिए, लेकिन आपको घूमना नहीं है, 25/2%। ठीक है, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है? सिंपल हो गया अभी ये। आगे बढ़िए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? बोलो। हम्म, ठीक है खुशबू जी, देख लेंगे हम एक बार। देखो ये वाला सवाल कैसे करते हैं हम, जैसे आप लीजिए एक संख्या, फिर लिख लो दूसरी संख्या, फिर लिख लो तीसरी संख्या। लेट से कि ये 3 संख्याएं हैं। एक संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में, आप तीसरी संख्या को अपने आप में 100 मान लो कि तीसरी संख्या 100 है ना। तो पहली संख्या, और मतलब ये शुरुआत की दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, तो 30% कम है और 37% कम है ना। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो 100 में से 30 गया तो ये 70 आ जाएगा, 100 में से 37 गया तो ये 63 आ जाएगा, है ना। पहली संख्या 30% कम है तो दूसरी संख्या 37% कम है, 30 कम है तो 70 और 37 कम है तो 63। ये आ गया समझ में? अगर तीसरी संख्या को 100 मान ले तो काम खत्म हो जाएगा। अब सुनना, अब ध्यान से पढ़ना, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, दूसरी वाली संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? यानी मुझे इस 63 को, इस 63 को 70 बनाना है, 63 को 70 बनाना है, यानी 7 की वृद्धि करनी पड़ेगी।
किस पर? 63 पर, क्योंकि 63 में बदलाव करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। भाई मुझे 7 की वृद्धि करना है 63 पर, 7/63 गुणा 100, 7 से 63 कटेगा 9 बार, और नीचे कभी भी 9 आया यानी 11.11% की वृद्धि करना पड़ेगी। सी आंसर है 11.11%, है ना। 63 को 70 बनाना है, 7 की वृद्धि 63 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 11.11%। ये फुल एंड फाइनल आंसर है। आया समझ में? आसान था। चलिए आगे बढ़ जाएं। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, है ना। आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं आयत वाले, लंबाई चौड़ाई वाले, तो एक सिंपल सी बात याद रखना, कमी वृद्धि वाले, ये प्रतिशत वाले ही प्रश्न है। प्रश्न जरूर ये क्षेत्रफल आयतन वाले, लेकिन ये प्रतिशत की टेक्निक से ही सॉल्व होंगे। देखो आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में आ जाएगा उसका एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, है ना। लंबाई में 20% की कमी करी तो 20% का मतलब होता है 1/5, और कमी का मतलब हो गया माइनस। चौड़ाई में 40% की कमी करी तो 40% का मतलब होता है 2/5, और इसको कर देंगे माइनस। समझ रहे हो? तो 5 पर 1 की कमी, 5 में से 1 गया 4, चौड़ाई में 5 में 2 की कमी, 5 में 2 कम करा तो 3, तो पहले इसका क्षेत्रफल 25 था और बाद में इसका क्षेत्रफल 12 हो गया। तो क्षेत्रफल 25 से 12 पे आ गया, यानी 13 की कमी आ गई 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप कहोगे क्षेत्रफल 52% कम हो गया। ऑप्शन 20 का आंसर है। सेम कमी वृद्धि वाले प्रश्न है, कुछ अलग नहीं करना है ना। सेम आप वैसे ही करोगे। लंबाई 5 से 1 कम हो गई, 5 से 4 हो गई, चौड़ाई 5 से 2 कम हो गई, 5 में से 2 गया 3 हो गई, तो क्षेत्रफल पहले 25 था, अब क्षेत्रफल 12 है, 25 में से 12 गया 13 बचा, और ये कम हुआ ना भाई, 25 से 12 ही बचा, ये तो कमी हो गई, तो 13 की कमी हुई, हमेशा ये वाला नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्षेत्रफल 52% कम हो गया। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे कभी भी सवाल आए, सिंपल बात याद रखिए कि ये कमी वृद्धि वाले पैटर्न से ही सॉल्व करने हैं। ठीक, इसको देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए वृत्त क्या होता है, यह होता है एक वृत्त यानी सर्कल, और वृत्त में होती है त्रिज्या, और आपसे बोला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब एक चीज याद रखना कि जब भी ऐसी पाई या 1/2, 4/3, 1/3, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनका मतलब हमेशा सेम होता है, तो यहां पे जो बदलेगा, है ना, वो कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल कौन है यहाँ पे? आर। आर का मान कुछ भी हो सकता है, पाई का मान हमेशा 22/7 ही रहेगा, लेकिन आर का मान कुछ भी हो सकता है, तो क्षेत्रफल किस पे निर्भर करेगा? आर पर। अच्छा, आर का स्क्वायर है, यानी आर को 2 बार लेना पड़ेगा। आर का अगर किसी फॉर्मूले में क्यूब आएगा तो आर को हम 3 बार लेंगे, मतलब जितना होगा उतनी बार लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और कम हो रहा है तो त्रिज्या में 2 बार कमी करेंगे, 10 से 9, फिर वापस लिखेंगे 10 से 9, या आप चाहो तो आर स्क्वायर है तो 10 का वर्ग और 9 का वर्ग कर दो, एक ही बात है। तो उसका क्षेत्रफल 100 से 81 हो गया,
कितने की कमी आई? 19 की। किस पर कमी आई? 100 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, उसके क्षेत्रफल में 19% की कमी होगी। यह आपका आंसर है, ए वाला आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, ऐसे ही जैसे आपसे बोल दें कोई प्रश्न में वर्ग के बारे में, है ना, आपसे बोल दें कि वर्ग वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, है ना, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ऐसी मन से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। वर्ग मतलब स्क्वायर। अब देखो, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हो, इसके क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर होता है। तो अगर प्रश्न में भले एक बार बुलाओ, लेकिन भुजा का वर्ग यानी भुजा में कितनी बार बदलाव करने पड़ेंगे? 2 बार करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर मैंने 10% लिया है, 10% मतलब 1/10, और मैंने इस बार वृद्धि लिया है, तो 10 से हो जाएगा 11, और भुजा का वर्ग है तो दोनों का वर्ग कर देंगे, तो उसका क्षेत्रफल 100 से 121 हो जाएगा। 21% की वृद्धि, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और वैसे भी आप आगे मेंसुरेशन पढ़ोगे, क्षेत्रमिति पढ़ोगे, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला यहां पे यूजफुल नहीं है। फॉर्मूला बस आपको यह बताएगा कि कितनी बार उसको यूज करना है, वर्ग आएगा कि क्यूब आएगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी अपनी पूरी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी, उसमें कुछ अंतर नहीं। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक दो और मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिएगा। जैसे आपको पता होगा, आपको मैंने कहा, चलो मैंने आपसे कहा घन के बारे में। घन मतलब होता है क्यूब। मैं आपसे कहूं कि किसी घन की भुजा में, सुनते जाना, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह आपसे बोला गया है। क्लियर है? तो हम यहां क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे 1/10। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां आप लोग कहीं गलती करने वाले हो। एक होता है क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं एरिया, और एक होता है आयतन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, और आयतन का सूत्र होता है ए का घन, भुजा का घन। अगर अच्छा, 6 का मान हम नहीं लेंगे, 6 हमेशा 6 होता है, यह हमारे काम का नहीं है। अगर मैंने क्षेत्रफल बोला तो 2 बार, और अगर मैंने आयतन बोला होता तो 3 बार। लेकिन आप क्या करते हो, आप घन का नाम सुनते ही 3 बार वृद्धि कर देते हो, जो कि गलत है। अगर मैंने आपसे क्षेत्रफल बोला तो 10% मतलब 1/10, 10 से हो जाएगा 11, वर्ग है तो दोनों का वर्ग करेंगे, तो यह बनेगा 100:121, तो क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। अगर मैंने आपसे आयतन पूछा होता, अगर वॉल्यूम पूछा होता, तो घन लेते, तो 10 से हो गया 11, और 3 बार लेंगे, तो यह बनेगा 1000 से 1331, 331 का डिफरेंस बटे 1000 गुणा 100, तो आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। बस यही गलती मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि यह गलती नहीं करना। भाई फॉर्मूला देखो क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, और आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्षेत्रफल बोलेंगे तो 2 बार, तो 21% इसका सही आंसर था। आयतन बोलते तो 3 बार, आयतन वॉल्यूम होता तो आंसर 33.1 आता, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है। समझ गए दोनों में फर्क? और सुनो, जैसे मैं कहूं किसी बेलन के बारे में, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, है ना। तो बेलन कैसा होता है? ऐसा होता है ना। आपसे कहा कि किसी बेलन की त्रिज्या, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की गई। सुनना ध्यान से। तो उसके आयतन पर
उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्या बोला मैंने, किसी बेलन सिलेंडर के त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई और उसके आयतन में 20%, उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्र आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब सुनिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। फिर मैंने कहा कि भाई पाई का मान तो जीवन भर पाई का मान तो सेम ही रहेगा, बदलेगा कौन, आर का मान कुछ भी हो सकता है, एच का मान कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, तो देखो आर दो बार है, आर का वर्ग इंटू एच, ठीक है। 10% का मतलब वृद्धि है, तो 10 से हो जाएगा 11, भाई 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, तो 10% मतलब 10 से 11 वर्ग है, तो इसको दो बार लिखेंगे। और ऊंचाई है, ऊंचाई में कमी हो रही है, 5 में से 1 जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 4। ठीक है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और इनका गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 500, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 484। समझ गए। तो यहां पे अंतर है 16 का, नीचे रखेंगे 500, मल्टीप्लाई करेंगे 100, 3.2% की कमी होगी उसके आयतन में। यह आंसर है 3.2%। अब समझ में आपको आ गया होगा कि पूरा खेल क्या है ना। फिलहाल मैं आपको सूत्र ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम मेंसुरेशन चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। बाकी आप अगर स्कूल गए हो तो आपको ये चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा। मेन तो आप ये बताओ कि फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। ऐसे ही याद रखिए कि अगर कभी आपसे शंकु यानी कोण पूछा जाए, शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसका भी आयतन पूछा जाता है, इसका वॉल्यूम पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे बताओ इसमें आप क्या करोगे, भाई 1/3 और पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका मान जीवन भर सेम रहेगा। आर स्क्वायर एच मतलब जो बेलन में करते हैं वही शंकु में करते हैं, है ना। फिर कभी आपसे गोला पूछ लिया जाए, है ना, गोला जिसे बोलते हैं स्फीयर, और गोला होता है पूरा ठोस, सॉलिड, है ना, ठोस गोला होता है। तो आपसे अगर इसके बारे में पूछेंगे तो इसका होता है वॉल्यूम या इसका होता है आयतन, जो अपने आप में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे आप मुझे बताओ क्या करोगे, गोला कभी पूछेंगे ना तो 4/3 और पाई से कोई मतलब नहीं है, केवल बचेगा आर क्यूब। आर क्यूब मतलब त्रिज्या को 3 बार लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ठीक है। हाँ, ठीक है जी, समझ गए फंडा। तो इनको देख के डरना नहीं है, फॉर्मूला याद है तो चीजें बेहद आसान होनी है, आराम से चीजें आपसे बनेंगी। हम्म, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 9। ये कुछ जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इनको देखिए, पढ़िए इसको। हम्म, ओके, ठीक है। अभी तो देखते जाओ और मजा आएगा, मैथ्स का तुम्हारा जीवन भर का टेंशन खत्म। एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, 10% की दर से बढ़ती है, 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो यार बड़ी सिंपल बात है,
10% से बढ़ने का मतलब होता है 1/10, है ना। तो अगर आज जनसंख्या 10 है तो 1 यूनिट बढ़ के 11 हो जाएगी, और ऐसा कितने साल हुआ है, तो ऐसा 3 साल हुआ है, तो 10 और 11 का अनुपात बनेगा। अगर आज जनसंख्या 1000 है तो वो 1331 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आज जनसंख्या 1,20,000 है। अगर 1,20,000 आज की जनसंख्या है तो भाग भी आज का देंगे, और आपसे 3 साल बाद की पॉपुलेशन पूछी है तो मल्टीप्लाई 1331 से करेंगे, 1331 से करेंगे। 123 हो गया। अब गुणा कर दो तो 0 आ गया। ठीक है। 12 एकम 12 का 2 कैरी 1, 36 और 1 37 कैरी 3, फिर 36 और हो जाएगा 9 कैरी फिर से 3, 12 और 3 15, 159720 अगर ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर है। ठीक है। एकदम सेम हो गया तरीका, जैसा हमने कमी वृद्धि वाला करा था, एज इट इज आपने कर दिया, सेम उसी तरीके से। ठीक है। चलो, ये है इसका एक सेकंड पैटर्न, और ये वाला जो टाइप होता है इसको हम करते हैं मिश्रण से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये एक पूरा अपने आप में चैप्टर है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि ऐसे प्रश्न को हम मिक्सचर से, एलिगेशन से करते हैं, है ना। मैं सिखाऊंगा क्या होता है ये। हम्म। ठीक है, पढ़ लिया सवाल आपने। ये क्यू भी तो किया है 10 और 11 का। देखिए, जिनको नहीं पता है वो एक, अभी मैं देखो इसका बेसिक बता रहा हूं मिक्सचर एलिगेशन का, लेकिन ये अपने आप में एक चैप्टर है, इसको हम और अभी डिटेल में समझेंगे। लेकिन मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी ट्रिक है जो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कई सारे चैप्टर में लगेगा, है ना। तो ये ट्रिक है, इसको आप समझिए। इसका नियम ये होता है, जैसे आपसे कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, ठीक है। एक तरफ लिखो पुरुष, पुरुष की संख्या में कितने की वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे 10% की। दूसरी तरफ लिखिए महिला, महिला की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे 6% की। ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसको रखते हैं बीच में, जो कि 9% है। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से, है ना। एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिला, या जो भी प्रश्न दिया रहे, दो वैल्यू अलग अलग रखते हैं और बीच में हम एक ओवरऑल वैल्यू रखते हैं। तो पुरुषों की टोटल जनसंख्या कितनी बड़ी, 10%, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बड़ी, 6%, ओवरऑल जनसंख्या कितनी बड़ी, 9%। इनका आप लेंगे डिफरेंस। ठीक है, 10 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और डिफरेंस हमेशा क्रॉस में लेते हैं, क्रॉस में घटाते हैं। और 6 और 9 में कितने का अंतर आ जाएगा, तो 6 और 9 में अंतर आ जाएगा आपका कितने का, ये आ जाएगा 3 का। तो ये जो रेशो आया ना, ये रेशो हमेशा होता है संख्या का, और किसकी संख्या, आदमी और महिला की, है ना। अच्छा, आदमी और महिला की कुल जनसंख्या पहले से दी हुई है जो कि 8,000 है। तो 3 और 1 4 का भाग दीजिए, 1 बराबर 2,000 आ जाएगा। 2,000 का 3 में गुणा करिए तो यहां 6,000 आदमी है, 2,000 का 1 में गुणा करिए, 2,000 महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने हैं, पुरुष यहां पे 6,000 है, ये आपका आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन। एक तरफ आदमी, एक तरफ महिला, बीच में आपने ओवरऑल वैल्यू रखी विच इज 9%। क्रॉस में हमेशा घटाते हैं, 10 और 9 का अंतर 1, 6 और 9 का अंतर 3, 3 और 1 4, 1 बराबर 2,000, 2,000 का 3 में गुणा, 2,000 का 1 में गुणा, 6,000 आदमी, 2,000 महिलाएं, ये आपका आंसर है। इसको बोलते हैं मिश्रण। और अभी ऐसे हम कई प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे आप इस फंडे को और सीख जाओगे। ठीक है। हम्म। चले आगे बढ़े, इसको देखिए।
1400 लड़के 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। 52% लड़के 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 1400 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, यानी टोटल कितने बच्चे हैं भैया? टोटल 2500, 2300 बच्चे हैं, है ना। ये लड़के हो गए, ये लड़कियां हो गई, ठीक। 52% और 68% पास हुए, तो फेल कितने हुए? देखो, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। अगर 52% पास हुए तो 48% फेल हुए, तो जितने भी लड़के हैं उसका 48% फेल हुए। अगर 100% लड़कियों में से 68% लड़कियां पास हुई तो 32% फेल हुई, तो इसका 32% निकाल देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि कितने बच्चे फेल हुए। आ रही बात समझ में? ठीक है। हाँ, अभी टफ क्वेश्चन भी कराएंगे, जरा रुको, सब कराऊंगा मैं, चाहे पढ़ाने तो दिया करो पहले पूरा। देखो, 1400 का 48%, 900 का 32% आप निकालोगे। परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो गए। 14 का 48 में गुणा करेंगे, 48 का 14 में, कुछ भी आप कर लो। टोटल आपको पता है कि टोटल बच्चे 2300 हैं। और हम, एक तरीका हो सकता है कि पास वालों की संख्या निकाल के घटाओ, दूसरा तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट हम फेल वालों को निकाल लें। तो हम डायरेक्ट फेल वाले निकाल लेंगे, वो अपने लिए ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो 14 का 8 गुना करेंगे, 112 का 2 कैरी हो जाएगा आपका 11, 14 इंटू 4 हो जाएगा 56, 56, 56 में अगर ये जुड़ेगा तो ये आपका बन जाएगा 67। इतने लड़के फेल हुए, है ना। 9 का 32 में गुणा करेंगे तो 18 का 8 कैरी 1, 27 और 1 28, इतनी लड़कियां फेल हुई, है ना। तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए? 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 15 16 का 6 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, 960 आ रहा है क्या? इतने लोग फेल हुए, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताइए कि 960 बच्चे फेल हुए हैं आउट ऑफ 2300, मल्टीप्लाई बाय 100 सो दैट वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो 23 का 4 गुना होता है 92, और 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो आगे मुझे सॉल्व करने की शायद जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर आएगा 41.74। ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा भाग देके भी कर सकते थे, उससे भी आ जाता। समझ रहे हो? ठीक है, 960 लोग फेल हुए हैं 2300 में से, 960 लोग फेल आउट ऑफ 2300, परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे। 23 का पहाड़ा 4 बार ले रहे हैं, 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे हमने हल नहीं करा। चलिए जी, अगला सवाल देखिए। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जबकि खर्च में 15% की वृद्धि हुई। खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है? अरे ये डायरेक्ट कैसे आ गया? 40 वाला, एक मिनट रुकना है ना। ये 40 वाले को अभी आप रुको जरा, इसके लिए पहले कुछ दूसरी चीजें बतानी पड़ेगी। आप पहले 41 वाला देखिए, 40 वाला मैं करवाऊंगा, उसको रुको। हम्म, ठीक है। अब एकदम ठीक है पंकज जी, सब कुछ बढ़िया है। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल की संख्या का 25% आम है, आम का 20% सेब है, सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? है ना, सुनिएगा। देखो, आप ऐसे कर सकते हो कि हमें नहीं पता कितने पेड़ हैं, लेकिन जितने भी पेड़ हैं
उसका 60% निकालोगे तो कोकोनट यानी नारियल के। फिर जितने नारियल के हैं अगर उसका 25% निकालोगे तो वो आम के यानी मैंगो के। और जितने मैंगो के हैं उसका 20% निकालोगे तो वो एप्पल के यानी सेब के। और वो फाइनली कितने आएंगे? 1440। इसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफर। किसी एक चीज का परसेंट फिर उसके परसेंट का परसेंट, ऐसे करके आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितने पेड़ थे हमें नहीं पता। उसका 60% कोकोनट, उसका 25% मैंगो, उसका 20% जो है एप्पल। चलो अच्छी बात है। 60% को 60/100 या 3/5 लिख सकते हैं। 25% को 1/4 बोल सकते हैं। 20% को 1/5 बोल सकते हैं। और ये अपने आप में 1440 के इक्वल है। ठीक है जी, चलो अब आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 1440, 5 और 5 25 और 4 100 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से कैंसिल होगा, 3 से 4 बार, 8 बार 0। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 48,000, 48,000 पेड़ होंगे। ये आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रही है क्या बात आपको? हम्म मिश्रण हर हर जगह नहीं लगेगा। ऐसे में मिश्रण नहीं लगाते, मिश्रण आपको बताएंगे अभी और अच्छे से। अगला देखिए, ये इसका सेकेंड पैटर्न है जहां पे शेष रिमेनिंग वाला आता है। नारियल के पेड़ पूछे तो क्या करना है भाई? टोटल 48,000 पेड़ हैं, 48,000 का 60% निकाल दोगे, कोकोनट नारियल के पेड़ आ जाएंगे। हम्म 100 से कर सकते हो बट ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। 100 से मत करो, इससे ही करो। देखो, एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला, किसी खेल में 75% पैसे हार गया। फिर से खेल खेला, 75% हारा, फिर से खेला, शेष का 75%। देखो, जब भी ये शेष शब्द आएगा ना तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है ना। शेष का, फिर शेष का, है ना। ये जो जब भी आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इंग्लिश में बैलेंस या रिमेनिंग बोलेंगे, है ना। 75% ऑफ द बैलेंस, फिर 75% ऑफ द बैलेंस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है जब भी आपसे शेष शब्द बोलेंगे, है ना। जैसे हमने कहा, उसने क्या करा कि पहले वो 75% पैसा हार गया, फिर वापस से 75% हार गया, फिर वापस से 75% हार गया शेष का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा शेष का परसेंटेज लेना, रिमेनिंग लेना। भाई 75% हार गया तो बचा कितना? आप कहोगे 25%। फिर 75% हार गया तो बचा कितना? 25%। फिर 75% हार गया तो बचा कितना? 25%। आ रही बात समझ में, है ना। तो हमेशा आप बचा हुआ परसेंटेज ही लेना, बस ये मैं आपको बाद में समझा रहा हूं, है ना। चलो, तो उसके पास घर से निकला तब 100 रुपए थे, 75 हार गया तो बचा कितना? 25। फिर 75 हार गया तो बचा कितना? 25। फिर 75 हार गया तो बचा कितना? 25। और एट द एंड उसके पास कितना बचा? तो बचा 2000। ठीक है जी। अच्छा, 25% को आप 1/4 बोल सकते हो, फिर 25% को 1/4 बोल सकते हो, और इसको भी 1/4 बोल सकते हो। तो x बराबर, ये आ गया आपका 2000। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, इंटू 4 64, 64 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,28,000 इज द आंसर। वो व्यक्ति जब घर से निकला था तो कितने रुपए थे? 1,28,000। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि जो बचेगा, जो रह जाएगा, बस वो अपने काम का है, बाकी नहीं।
हम्म। मनोज आप रिफ्रेश करिए, सब दिखेगा, सब चीजें चल रही हैं, सब पीडीएफ मिल रही हैं। रिफ्रेश करना एक बार, सब दिखेगा आपको। आया समझ में? पिछले क्वेश्चन में आपको शेष शब्द का प्रयोग नहीं दिया था, इसलिए हम वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको देखिए। हाँ, लॉजिक पहले जैसे ही था। एक व्यक्ति अपने धन का 50% और 50% भाग अपने पुत्र और 30% अपनी पुत्री को दे देता है ना। भाई देखो, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। 50% अपने बेटे को, 30% अपनी बेटी को, मतलब इन्होंने कुल मिला के 80% दे दिया, तो कितना बचा? 20%, है ना। फिर जितना बचा उसका 80% ट्रस्ट को दे दिया। तो देखो, जितना बचा उसका 80% उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिया, तो 20 का 80% होता है 16, तो 16% इन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा होगा? 4%, है ना। और उसके पास बचे कितने हैं? 16,000। तो 16,000 अगर 4%, तो 100% क्या? तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख, इसके पास कुल पैसे थे। अच्छा विकास, समझ में आ रही है बात, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो, 50% और 30%, 80% उसने अपने बच्चों को दे दिया, फिर जितना शेष बचा उसका 80% उसने क्या करा? ट्रस्ट को दे दिया। तो मुझे बताओ, 80% अपने सन और डॉटर को दे दिया, तो शेष कितना बचा? 20%। फिर 80% ट्रस्ट को दे दिया, तो शेष कितना बचा? 20%। बोलो हाँ या ना, है ना। तो हमें नहीं पता उसके पास कितने रुपए थे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और एट द एंड उसके पास कितना बचा? 16,000। तो x बराबर 16,000, और 5 कर दोगे 25। तो इसको सॉल्व करने पर भी आंसर कितना आएगा? 4 लाख आएगा। ए आंसर इसका, है ना। ऐसे कर लो, ये मैंने थोड़ा डिटेल्ड बता दिया, ये हम जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसा बताया। 80% दे दिया, तो शेष कितना बच गया? 20%। फिर 80% ट्रस्ट को दे दिया, तो शेष कितना बच गया? 20%। 20% मतलब 1/5, 1/5 ये हो गया। बाकी एक्चुअल में इतना होता है, जिसको आप शॉर्टकट से 4 लाख ऐसे ला सकते हो। कोन्हू दिक्कत परेशानी किसी भी देवी को, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, किसी तेजस्वी बालक को कोई तकलीफ? हम्म। ठीक है, दोनों मेथड्स आपको बता दी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, इसको आप कल करके लाइए, नहीं बनेगा तो हम बताते हैं, है ना। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सभी जो आपकी क्लासेस होती है माय कोर्सेज में आपको मिलेगी, माय कोर्सेज में जाइए, सब आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा, है ना। ओके, तो उम्मीद है आज के लिए इतना आपको पर्याप्त है डोज। बाकी कल बढ़ते हैं, और अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल, टाइप्स का लेवल बढ़ेगा। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अच्छी चीजें हम करेंगे, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, बेसिक अच्छा करिए, बेसिक अच्छा करना जरूरी है, उसके आगे की चीजें अपने आप समझ में आती है। टफ क्वेश्चंस तो अपने आप बनते हैं, लेकिन बेस मजबूत होना चाहिए। तो अभी हम बेस पे काम कर रहे हैं, फिर टफ क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, गर्मी है, पानी पीते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, है ना।
चलो टेक केयर, बाय बाय।